The topic of our today's discussion is secretary functions of GIT. चैप्टर नंबर 65 स्टार्ट करने लगे हैं हम लोग। ठीक है, उसके अंदर हमने देखना है सिक्रेटरी फंक्शंस। ठीक है, अगर सिक्रेशन की बात करें तो सिक्रेशन का ना मेनली दो मकासद होते हैं जीआईटी के अंदर। ठीक है, दो तरह की सिक्रेशन है, एक है जी इंजाइम फॉर द पर्पज ऑफ डाइजेशन। ठीक है, और दूसरे हैं जी म्यूकस सिक्रेशन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन। दो काम हो गए इसके। ठीक है, क्या जी प्रोटेक्शन भी करेगा ये और लुब्रिकेशन। फर्दर सारी चीज़ें हमने डिटेल में देखनी है, प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन ऑफ द कंटेंट। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। अब हमारे जीआईटी के अंदर ना मुख्तलिफ टाइप्स के ग्लैंड्स पाए गए हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं ग्लैंड्स देख लेते हैं। ग्लैंड जो है हमारे अंदर, सबसे अगर हम सिंपल की बात करें तो सिंगल सेल ग्लैंड होता है सबसे पहले, सिंगल सेल। ठीक है, ग्लैंड होता है, उसको जनाबे वाला आप म्यूकस सेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंगल सेल ग्लैंड विच इज कॉल्ड म्यूकस सेल्स। ठीक है, या इसका दूसरा नाम होता है गॉबलेट सेल। ठीक है, जो गॉबलेट सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ना गॉबलेट की तरह की इसकी शेप होती है। अच्छा जी, अब आई डोंट रिमेम्बर कि गॉबलेट क्या होता है। और दूसरे नंबर पे जो अब इसका फंक्शन क्या होता है म्यूकस सेल्स का, इसके नाम से ही जाहिर है क्या फंक्शन होगा जनाबे वाला। इसका फंक्शन ये होगा कि ये म्यूकस सिक्रीट करेगा। अब म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस का काम है जी दो, अभी बता दिया, लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द जीआईटी वॉल। ठीक है, उसकी लुब्रिकेशन भी करेगा और प्रोटेक्शन भी करेगा। अब जो दूसरी टाइप का ग्लैंड है वो होता है पिट्स। ठीक है, पिट्स भी कह सकते हैं, क्रिप्स भी कह सकते हैं। इन फोल्डिंग्स होती हैं अपने एपिथेलियम के अंदर। ठीक है, आपकी जीआईटी की जो एपिथेलियम है उसके अंदर फोल्डिंग, इन फोल्डिंग्स बन जाती हैं। ठीक है, जैसे कि क्रिप्स ऑफ लिबरकहन। ठीक है, क्रिप्स ऑफ LIEBERKUHN लिबरकन, ये इसकी एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल है ये इसकी। अब ये पिट्स के मैंने आपको बताया कि इन्वेजिनेशन हो जाती है, इन्वेजिनेशन कह लें या इनफोल्डिंग्स कह लें। ठीक है, किसकी, जो एपिथेलियम है ना आपकी जीआईटी की, उसकी इन्वेजिनेशन हो जाती है। ठीक है, या इसको इनफोल्डिंग भी कह सकते हैं। तो इसकी वजह से ये जो ग्लैंड होता है इसको क्रिप्स या पिट्स कहते हैं। अच्छा जी, अब जो तीसरी टाइप के ग्लैंड होते हैं वो कौन से हैं, वो जनाब वाला आपके ट्यूबुलर ग्लैंड हैं। ठीक है, अभी जो दो बताए हैं वो उसके अंदर कोई ट्यूब्स नहीं होते प्रॉपर, लेकिन अब जो है वो डीप ट्यूबुलर ग्लैंड स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, इनकी ट्यूब्यूल्स बनी हुई होती हैं, ये डीप ट्यूबुलर ग्लैंड है। अब इसकी अगर देखा जाए ये होते कहाँ हैं यूजली, ये स्टमक और ड्यूडिनम के अंदर होते हैं। ठीक है, स्टमक एंड ड्यूडिनम इनके अंदर होते हैं, स्टमक एंड ड्यूडिनम, ड्यूडिनम का अपर पार्ट जो होता है उसके अंदर। अच्छा जी, और इसका काम क्या होता है, ये इसका काम है जी एसिड वगैरह को सिक्रीट करना। ठीक है, एग्जाम्पल उसने दिए हैं जी, दो ग्लैंड हैं मेन जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो इसमें हम कंसीडर करते हैं। एक है जी एसिड एंड पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करने वाले। ठीक है, उसका नाम क्या है जी पेप्टिक ग्लैंड्स। और दूसरे कौन से हैं, एसिड प्रोड्यूस करने वाले। ये एसिड प्रोड्यूस करने वाले को क्या कहते हैं जी ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स। ठीक है, और दूसरा जो पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं जी पेप्टिक ग्लैंड। ठीक है, पेप्टिक ग्लैंड। ठीक हो गया जी। अब जो चौथा है वो कम्प्लेक्स ग्लैंड है। सबसे पहले क्या था, सिंगल सेल म्यूकस ग्लैंड, फिर क्या था क्रिप्स या पिट्स जिसको कहते हैं, क्रिप्स ऑफ लिबरकोन उसके अंदर एग्जांपल दी। और तीसरा क्या है जी डीप ट्यूबुलर ग्लैंड है। और उसके बाद जो सबसे वेल डेवलप्ड ग्लैंड है वो है जी कम्प्लेक्स ग्लैंड। चौथे नंबर पे कैटेगरी आती है कम्प्लेक्स ग्लैंड। कोई एग्जांपल देगा हमें से जल्दी से कम्प्लेक्स ग्लैंड की। ये कम्प्लेक्स होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड और लिवर और पेंक्रियाज और भी मतलब जो जीआईटी के साथ ये दो तीन जो है मेनली एसोसिएटेड हैं। सलाइवरी ग्लैंड में फिर मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं, पैरोटिड ग्लैंड हो गया, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर ग्लैंड वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। अब इनकी स्पेशल बात क्या है सलाइवरी ग्लैंड और पेंक्रियाज की। ठीक है, इनकी अब ये जो लिवर है ना ये ग्लैंड नहीं है, याद रखिएगा, प्रॉपर ग्लैंड नहीं है, लेकिन इसकी ग्लैंडुलर सिक्रीशन होती है। लेकिन लिवर के अंदर मेनली आपको पता ही है क्या होता है, बाइल होता है, यानी वेस्ट मटेरियल होता है। इसको इतना ज़्यादा एक्टिवली ग्लैंड का नाम नहीं देते हम। ठीक है, तो ग्लैंड मेनली कौन से हैं, सलाइवरी ग्लैंड एंड पेंक्रियाटिक ग्लैंड होते हैं। अच्छा जी, अब ये जो पेंक्रियाटिक और सलाइवरी ग्लैंड है ना, ये जीआईटी के बाहर मौजूद होते हैं, आउटसाइड ऑफ द जीआईटी, जीआईटी की स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व नहीं है, ये बाहर मौजूद होते हैं और ट्यूब्स के जरिए कनेक्टेड होते हैं जीआईटी में। आपको पता है ये दोनों, और ये जो पेंक्रियाज है कहाँ ड्रेन कर रहा होता है, ड्यूडिनम के अंदर, और सलाइवा कहाँ सिक्रीट हो रहा होता है, आपकी ओरल कैविटी के अंदर। ठीक हो गया। तो ये चार तरह के
मेन ग्लैंड्स हैं जो कि आपकी जीआईटी के अंदर पाए जाते हैं। अब देखते हैं जी मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेशन क्या है जी। आपको पता है स्टिमुलेशन कितने तरह की होती है? 2 से 3 तरह की मेन स्टिमुलेशन जो है मैकेनिज्म हम वो यहाँ पे कंसीडर करेंगे। सबसे पहले कौन सी वाली स्टिमुलेशन है? सबसे पहले है लोकल एंटेरिक, बच्चों आवाज क्लियर है ना? लोकल एंटेरिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन। मेरी कोशिश ये है कि हम आज ये जो है ना ये वाला चैप्टर इसका मेजर पोर्शन कवर कर लें। 3 इसके पार्ट्स हैं, 2 इंशाल्लाह हमने आज कवर कर लेने हैं इसके। ठीक हो गया? तो आप भी ज़रा थोड़ा ना एक्टिव होके ज़रा बैठें, ठीक है? थकना नहीं है। अच्छा, लोकल एंटेरिक नर्वस सिस्टम, सबसे पहले लोकल एंटेरिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन है। अब इसकी स्टिमुलेशन ना 3 तरह से होती है, ठीक है? सबसे पहले अगर कोई खुराक वगैरह आगे इनको टच करेगी ना, लोकल स्टिमुलस जनरेट हो जाएगा, ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। तो कितनी मेन तरह की स्टिमुलेशन है इसके लिए? टेक्टाइल स्टिमुलेशन, यानी फूड का आके इनको टच करना, टेक्टाइल। ठीक हो गया? ये एक ये स्टिमुलेशन होगी। और किसी केमिकल इरिटेंट का मौजूद होना, केमिकल इरिटेंट, कोई ऐसी सब्सटेंस जो इनकी सरफेस को आगे इरिटेट करेगी, ठीक है? तो उससे भी इनकी स्टिमुलेशन हो जाएगी। तीसरे नंबर पे क्या हो सकता है जी? डिस्टेंशन ऑफ गट वॉल। काफ़ी जगह मैंने आपको डिस्टेंशन जो है एज अ स्टिमुलस बताया था। ठीक हो गया? डिस्टेंशन। तो ये 3 स्टिमुलाई हैं जो कि लोकल एंटेरिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देंगे। और जो तीसरा है और दूसरे नंबर पे ऑटोनोमिक, ठीक है? ऑटोनोमिक स्टिमुलेशन, एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन। हाँ जी। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन देखते हैं जी। एएनएस की स्टिमुलेशन क्या है? एएनएस जो है, अब आपको पता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में 2 होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। ठीक है? अब वन बाय वन देखते हैं। पैरासिम्पैथेटिक को देखते हैं ज़रा। पैरासिम्पैथेटिक, आपको पता है पैरासिम्पैथेटिक किस वक्त एक्टिव होता है? व्हेन यू आर इन द रेस्टिंग स्टेज, ऐसे ही है, रेस्ट के अंदर होते हैं। और सिंपैथेटिक होता है फाइट और फ्लाइट वाला। अच्छा जी, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन याद रखिएगा, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो क्या करती है? इट इंक्रीजेज द सिक्रेशन, ठीक है? इट इंक्रीजेज द ग्लैंडुलर सिक्रेशन, ये सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। इट इज स्टिमुलेंट, ठीक है? नॉट इनहिबिटर, इट इज अ स्टिमुलेटर, जो कि सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है? और आपको पता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स इनको कंट्रोल करेंगी। तो मेनली कौन कौन सी नर्व्स हैं? 3 नर्व्स हैं। एक है जी 9th नर्व, उसका नाम है ग्लोसोफ्रेंजियल। और दूसरी है जी 10th क्रेनियल नर्व, उसका नाम है जी वेगस नर्व। और तीसरी है जी सैक्रल नर्व। सैक्रल नर्व, सैक्रल पोर्शन भी तो होता है ना पैरासिम्पैथेटिक में, ठीक है? सैक्रल नर्व का क्या नाम है? पेल्विक नर्व। ठीक है? तो ये 3 नर्व्स हैं जो कि कंट्रोल कर रही हैं पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द ग्लैंडुलर सिक्रेशन। अच्छा जी, अब ये किन किन एरियाज को कंट्रोल करती हैं? ये जनाब वाला अपर जीआईटी, ये दोनों किसको कर रही हैं? सप्लाई अपर जीआईटी। कौन कौन सा? एसोफेगस, ओरल कैविटी से लेके एसोफेगस, एसोफेगस से स्टमक, स्टमक से अपर ड्यूडिनम तक, ठीक है? अपर जीआईटी को, तो अपर जीआईटी के अंदर मेनली ग्लैंड्स पड़े हुए हैं, ठीक है? स्टमक और ड्यूडिनम के अंदर ना जो ग्लैंड्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए होते हैं। और इनके अंदर ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ग्लैंड जो हैं वो पड़े होते हैं, जैसे क्रिप्स ऑफ लुब्रिकेंट जो सेकंड नंबर पे मैंने बताया था, और तीसरा जो ट्यूबुलर ग्लैंड बताए थे, ऑक्जेंटिक ग्लैंड और पेप्टिक ग्लैंड, वो स्टमक के अंदर पाया जाता है। तो अपर पार्ट ऑफ जीआईडी जो है वो इन 2 नर्व्स के जरिए पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से कंट्रोल हो रही है, इनकी स्टिमुलेशन, इनकी जो सिक्रेशन है। और सैक्रल नर्व जो है वो रेक्टल एरिया की जो सिक्रेशन है ना, यानी कि लोअर इंटेस्टाइन, लोअर लार्ज इंटेस्टाइन को ये वाला एरिया कंट्रोल कर रहा है। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन किस एरिया को कंट्रोल कर रही है? अपर जीआईटी एंड लोअर लार्ज इंटेस्टाइन के एरिया को कंट्रोल कर रही है। कैसे? पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के जरिए। ठीक हो गया? तो ये हो गया आपका पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। अगर कोई पूछ ले पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कैसे, तो आपने बताना है जी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑलवेज इंक्रीजेज द ग्लैंडुलर सिक्रीशन, ठीक है? अच्छा, अब आपको पता है जी अपर जीआईटी होता है और एक होता है डिस्टल पोर्शन ऑफ जीआईटी, यानी कि लोअर पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक हो गया? अब इसके अंदर कौन कौन सी नर्व्स हैं जी, मैंने बता दिया। 9th नर्व जिसका नाम है ग्लोसोफ्रेंजियल, और 10th नर्व जिसका नाम है वेगस नर्व, और सैक्रल जिसका नाम है पेल्विक नर्व। ठीक है? अब ये किस एरिया को सप्लाई कर रही है? अपर जीआईडी को। और लोअर जीआईडी नहीं कहना आपने, लोअर पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन है, वो तकरीबन 1/3 पोर्शन होता है जो ये कंट्रोल करती है। कितना?
1/3। अब सवाल पैदा होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन का 1/3 के ऊपर वाला जो 2/3 पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो कैसे कंट्रोल होता है? वो बच्चों आपने बताना है लोकल, न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल के अंडर होता है। ठीक है, वो पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल के अंदर नहीं होता है। पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल किस किस पे है? अपर जीआईडी, अप टिल अपर पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम और लोअर पार्ट 1/3 ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। गॉट इट बच्चों? ये है जी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। अब जो है सेकंड, आपको पता है एएनएस का दूसरा पार्ट कौन सा है? सिंपैथेटिक, विच इज द सिस्टम ऑफ फाइट और फ्लाइट। ठीक है, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक को देखते हैं। अब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का याद रखिएगा डुअल फंक्शन होता है, डुअल फंक्शन। ठीक है, ये क्या करता है? सिक्रीशन को बढ़ा सकता है। कैसे, कितना बढ़ाएगा? स्लाइटली बढ़ाएगा, नंबर 1 स्लाइटली बढ़ाएगा। और अगर सिक्रीशन ऑलरेडी पैरासिम्पैथेटिक की वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है, कॉपियस अमाउंट में हो रही है, तो इट विल डिक्रीज कर देगा स्टिमुलेशन को। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड को डिक्रीज कर देगा। कैसे डिक्रीज करेगा? बिकॉज आपको पता है, जब आप फार्मा पढ़ेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, जो सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, इट इज वेजोकॉन्स्ट्रिक्टिव, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है ये। ठीक है, अब बताएं मुझे, अभी मैंने आपको पढ़ाना है कि एक ग्लैंड कैसे सिक्रीशन बनाता है। तो एक ग्लैंड जब सिक्रीशन बना रहा होता है ना, उसको चाहिए होती है न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट कहाँ से आना है किसी भी चीज़ के पास बॉडी के अंदर? ब्लड से आना है ना। तो अगर आप उसका ब्लड ही बहुत कम कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करके, तो क्या वहाँ न्यूट्रिएंट पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा। तो जब न्यूट्रिएंट नहीं पहुँच पाएगा तो सिक्रीशन डिक्रीज होगी ना। ठीक है बच्चों, तो आपने बताना है जी सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेशन है उसकी वजह से डुअल इफेक्ट होता है। इट स्लाइटली इंक्रीजेस, स्लाइटली या मॉडरेटली इंक्रीज कर देता है अगर दूसरी स्टिमुलेशन यानी कोई और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन वगैरह नहीं पड़ी, अगर इसी ने जाके एक्ट करना है तो ये क्या करेगा? स्लाइटली और मॉडरेटली इंक्रीजेस द ग्लैंडुलर सिक्रीशन। अच्छा जी, अगर मौजूद है अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीशन हो रही है ग्लैंड से, तो ये क्या करेगा? जाके ये सिंपली रिड्यूस कर देगा वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। क्यों वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी? तो ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो न्यूट्रिएंट नहीं जाएगा, न्यूट्रिएंट नहीं जाएगा तो न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ जो ग्लैंडुलर सिक्रीशन है उसकी फॉर्मेशन में चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जो है वो ग्लैंडुलर सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया। इट वाज अबाउट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द ग्लैंडुलर सिक्रीशन। ठीक है जी, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स की जो ग्लैंड की सिक्रीशन के बनने का जो बेसिक मैकेनिज्म है ना, उसमें देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीशन। ठीक है, सिक्रीशन फॉर्मेशन में ना मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। अब आपने उन स्टेप्स को ना एक एक दो दो वर्ड्स से याद रख लेना है, रटा लगा लेना है। ठीक है, अब मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा, किसी भी चीज़ के बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल होगा, कोई न्यूट्रिएंट होगा तो वो चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड सप्लाई जो आ रही होती है ना, उसमें से जो ब्लड कैपिलरीज में पड़ा हुआ है वहाँ से न्यूट्रिएंट जो है वो क्या करता है? न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करवा के डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ग्लैंड के सेल्स की बेस में ले जाया जाता है। ठीक है, अगर ये फॉर एग्जांपल सेल है, ठीक है, तो इसकी जो बेस है ना, यहाँ पे न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करवा के ले जाया जाता है। ठीक है, जब वो यहाँ चला जाता है न्यूट्रिएंट, तो वो न्यूट्रिएंट आगे यूज होना है। अब ये था पहला स्टेप के आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है ग्लैंड वाले सेल को। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप देखें। सेकंड स्टेप में जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? जल्दी से बताएं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा बच्चों? एटीपी बनाएगा। ठीक है, एटीपी बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीडेटिव एनर्जी को यूज करते हुए, जो भी उसका मैकेनिज्म आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, तो वो एटीपी बना देगा। अब तीसरे नंबर पे क्या होगा? उस एटीपी वाली एनर्जी को यूज किया जाएगा। ठीक है, एटीपी वाली एनर्जी को यूज किया जाएगा। उस एनर्जी को यूज करके एटीपी वाली एनर्जी यूज होगी। फिर क्या होगा? उस एनर्जी को यूज करते हुए वो जो सब्सटेंस है ना,
उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही जो है वहाँ से उसको मतलब बनाया जाता है, उसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनेगा और राइबोसोम से बनेगा। राइबोसोम अगर प्रोटीन है तो राइबोसोम से बनेगा, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पड़े हुए राइबोसोम से प्रोटीन कंटेंट बनेगा, फिर वो क्या किया जाएगा, चौथे नंबर पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, वो जहाँ पे बना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जहाँ पे भी बना है वहाँ से उसे मूव करवा के कहाँ पे ले जाया जाएगा, गोल्जी अपरेटस के पास, ठीक है। गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी के पास ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाएगा। चौथा स्टेप हो गया। पांचवें स्टेप में क्या किया जाएगा, अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है। जो कंटेंट वहाँ इसके अंदर गोल्जी अपरेटस का काम पता है ना आपको, वो क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है। मॉडिफिकेशन कैसे करता है, अगर फॉर एग्जांपल प्रोटीन अगर आई है तो उस प्रोटीन के साथ कोई कार्बोहाइड्रेट लगा देगा, ठीक है। तो वो अब क्या बन जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर कोई और कंटेंट आया तो उसके साथ कोई सब्सटेंस लगा के उसको मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। तो इस तरह जो भी रिक्वायर्ड ग्लैंडुलर सिक्रीशन होगी ना वो वेजिकल में आ जाएगी, फिर वेजिकल से आगे सिक्रीट कर दी जाएगी। तो ये 5 स्टेप्स आपने याद रख लेने। सबसे पहले न्यूट्रिएंट सप्लाई कैसे होगा, ब्लड जो है वो ब्लड वहाँ से वेसल से मूव करा के वहाँ पहुँचाया जाएगा। वो जो ब्लड है ब्लड में से न्यूट्रिएंट को पहुँचाया जाएगा। फिर क्या होगा, वहाँ एटीपी, वो वहाँ बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पड़े होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे, एटीपी बनाएंगे। फिर अब उस एटीपी को यूज़ करके उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं ना, न्यूट्रिएंट पड़ा है, उसके वो उस सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसको क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा और सिक्रेटरी सब्सटेंस बनाई जाएगी। फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे, गोल्जी अपरेटस के अंदर। गोल्जी अपरेटस से फिर उसको उसका सिक्रेटरी वेजिकल बना दिया जाएगा, ठीक है। सिक्रेटरी वेजिकल 5वें नंबर पे क्या होगा, सिक्रेटरी वेजिकल बना दिया जाना गोल्जी अपरेटस में मॉडिफिकेशन के बाद। सिक्रेटरी वेजिकल बन गया, अब उस सिक्रेटरी वेजिकल को आगे जो है वो मूव ऑन करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे रिलीज होता है, ठीक है। एक कंटेंट पड़ा हुआ है, मतलब एक जो वहाँ, हाँ, छठा नंबर पे है स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज होगी ना, अब जो चीज़ बन गई है उसको स्टोर कर दिया जाएगा सेल में। अच्छा जी, अब वो स्टोर कैसे किया जाएगा, वेजिकल्स की सूरत में, ठीक है। सिक्रेटरी वेजिकल जो हमने बनाए थे ना उनकी सूरत में उसे स्टोर कर दिया जाएगा। तो ये 6 स्टेप्स हैं। अब वो स्टोरेज तब तक रहेगी जब तक कि उसके ऊपर आगे कोई हार्मोन नहीं एक्ट करता, उसके ऊपर आगे कोई लोकल स्टिमुलाई नहीं आता, उसके ऊपर कोई नर्वस स्टिमुलाई नहीं आता, तब तक वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई हार्मोन आया है, ठीक है, तो हार्मोन क्या करेगा, लोकल हार्मोनल या कोई भी स्टिमुलेशन की वजह से कोई कंटेंट आया है, अगर फॉर एग्जांपल हार्मोन आया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जनाब ये हार्मोन आया, तो हार्मोन क्या करेगा, हार्मोन जनाब वाला जाएगा रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, ठीक है। रिसेप्टर के ऊपर जैसे ही बाइंड करेगा तो सेल सिग्नल जनरेट होगा। तो पूरा जो सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस है ना वो हो जाएगा। वी आर नॉट गोइंग इन इट्स डिटेल, सिग्नलिंग की डिटेल वो एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद परमिएबिलिटी बढ़ेगी। किसकी परमिएबिलिटी बढ़ेगी, परमिएबिलिटी ऑफ कैल्शियम, ठीक है। अब कैल्शियम की परमिएबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, कैल्शियम इंटर कर जाएगा सेल के अंदर, इंटर द सेल। जैसे सेल में एंटर करेगा तो वो कैल्शियम जो है उसके एंटर करने की वजह से उसके अंदर, सेल के अंदर जो वेजिकल पड़े हुए हैं ना, ठीक है, वो जो वेजिकल्स पड़े हुए हैं, किसके वेजिकल्स पड़े हुए हैं, वही सिक्रेटरी सब्सटेंस के जो वेजिकल पड़े हुए हैं वो फ्यूज कर जाएंगे मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, वो एक्सोसाइटोज आउट हो जाएंगे, उनका एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा, ठीक है, यानी सिक्रीशन हो जाएगी, ठीक है। जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट पड़ी हुई थी उसकी सिक्रीशन हो जाएगी। तो ये थे जी डिफरेंट स्टेप्स, स्टिमुलेशन के स्टेप्स थे, ठीक है। नंबर 1, हार्मोन आएगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस होगा जो भी होना है, परमिएबिलिटी ऑफ कैल्शियम बढ़ेगी, कैल्शियम एंटर करेगा सेल में, वहाँ से जो वेजिकल पड़े हुए हैं वो क्या करेंगे, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेंगे, और फ्यूजन के बाद वो वेजिकल की जो अंदर सब्सटेंस पड़ी है वो बाहर सिक्रीट हो जाएगी। तो ये स्टिमुलेशन का मैकेनिज्म है, ठीक है। और जो स्टेप्स बताए हैं मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन वो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सटेंस न्यूट्रिएंट मटेरियल का अंदर जाना,
फिर माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी बनाना, फिर एटीपी वाली एनर्जी का यूज करके सब्सटेंस से सिक्रेटरी प्रोडक्ट बनवाना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करवा देना विद इन 20 मिनट्स, ठीक है, और उसे कहाँ पहुंचा देना, गोल्गी वेसिकल के पास। फिर 5वें नंबर पे गोल्गी वेसिकल के अंदर जाके मॉडिफिकेशन, एडिशन और जो भी होना है उसके साथ हो जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाएगी, उसे सिक्रेटरी वेसिकल के अंदर जाके स्टोर कर दिया जाता है अंटिल के वो स्टिमुलेट होके सिक्रेट आउट हो जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है ना, तो उसके बाद वो रिलीज तो हो गई, तो अब उसकी डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन के हिसाब से क्या है, उसको डाइल्यूट रखना है या कंसंट्रेटेड रखना है, वाटर भी रिलीज करवा दिया जाता है, ठीक है। इस तरह वो एक सिक्रीशन बन जाती है। सिक्रीशन में आप देखो लिक्विड मटेरियल ज़्यादा होता है, तो लिक्विड वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रिलीज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रह सके, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं म्यूकस को। व्हाट इज म्यूकस? म्यूकस क्या होता है? म्यूकस ना एक मटेरियल होता है, आपने देखा होगा म्यूकस सिक्रीशन जो अक्सर होती है, जो हमारे जीआईटी के अंदर भी है, ठीक है। तो म्यूकस में क्या क्या होता है? वाटर, पानी होता है, प्लस इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के अलावा क्या होंगे जनाबे वाला, इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन होगी, ग्लाइकोप्रोटीन होगी। और अब ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर क्या होता है आपको पता ही है, मॉडिफाइड सब्सटेंसेस है, हो सकता है कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन कंटेंट लगाओ, ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा। अगर प्रोटीन के साथ ग्लाइको, वो एक ही बात है, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन का होना जरूरी है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और ग्लाइकोप्रोटीन का होना जरूरी है, ये यानी म्यूकस की कंपोजिशन होती है। अच्छा जी, अब म्यूकस क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है हमारे जीआईटी के अंदर, ठीक है, तो इसको ज़रा देखते हैं। सबसे जो मेन इसका काम मैंने आपको बता दिया स्टार्ट में, प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन है। कैसे ये प्रोटेक्शन और लुब्रिकेशन दे देता है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी देख लेते हैं। ये इसका मेन जो है क्या है, फंक्शन है जो कि ये करता है। अच्छा जी, अब प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन के अलावा अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कैसे ये इतना ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्टेंट है और इतना अच्छा लुब्रिकेंट है, ठीक है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नंबर 1 पे, वो ये है कि अडेरेंट क्वालिटीज़ इसके अंदर बहुत अच्छी हैं, ये बहुत अच्छी तरह जो है वो चिपक जाता है मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, ठीक है, अडेरेंट क्वालिटी है इसकी। और नंबर 2 पे इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात ये है कि इसका ना बॉडी काफ़ी है, इसका मैस या वॉल्यूम या वजन जो है वो काफ़ी होता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये जीआईटी की वॉल को कोट कर लेता है, ठीक है, कोट बना लेता है, एक कवरिंग बना लेता है जीआईटी की वॉल के गिर्द। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे क्या है जनाबे वाला, तीसरे नंबर पे ये है कि इसकी जो स्लिप होने की सलाहियत है ना, इसके वो बहुत ज़्यादा है, यानी लो रेजिस्टेंस फॉर स्लिपेज, लो रेजिस्टेंस, स्लिप हो जाती हैं चीज़ें। तो स्लिप होने का क्या फ़ायदा है, तो कि वो जीआईटी में कोई चीज़ अगर कोई हार्ड कंटेंट डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो वो स्लिप आउट होके एक एरिया से दूसरे एरिया में चला जाएगा, इवन कि वो आगे सिक्रीट आउट मतलब डेफिकेट आउट हो जाएगा। तो अब इसकी लो रेजिस्टेंस की ये इंपॉर्टेंस है कि ये स्लिपिंग करवा देता है कोई सब्सटेंस अगर डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। तो चौथे नंबर पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जी, ये डाइजेस्ट नहीं होता, रेजिस्टेंट टू डाइजेशन, ठीक है। तो जब वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो मौजूद रहेगा जीआईटी के अंदर, जब वो मौजूद रहेगा तो वो अपना काम करता रहेगा। अब देखें ना, स्टमक के अंदर इतने गैस्ट्रिक एसिड है, इतनी लो पीएच होती है, बड़ा मतलब डेंजरस इन्वायरमेंट होता है। तो अगर वहाँ पे म्यूकस डाइजेस्ट हो जाता तो आपकी जो वॉल है स्टमक की, वो भी कब की ख़त्म हो गई होनी थी। तो इसलिए ये रेजिस्टेंट टू डाइजेशन है, तो इसका फ़ायदा होता है कि हमारी वॉल जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है। अच्छा जी, 5वें नंबर पे इसका फ़ायदा ये है कि ये फीकल कंटेंट को जोड़ देता है, ठीक है। तो फीकल कंटेंट की ना एक ख़ास कंसिस्टेंसी बन जाती है और वो डेफिकेट जब आउट हो जाता है। अच्छा जी, छठे नंबर पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जी, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब है विच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड अल्कली, ठीक है। तो कोई भी किसी भी किस्म का अगर जो मटेरियल है जो जीआईटी में मौजूद है, उसकी वो चाहे एसिडिक है या अल्कली है, तो इट विल रिएक्ट विद एसिड, इट विल रिएक्ट विद अल्कली, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये इंपॉर्टेंस है, 5-6 इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है। अडेरेंट क्वालिटी, कोटिंग कर देता है जीआईटी वॉल की,
और रेजिस्टेंस इसकी कम होती है, और क्या है जी, ये क्या नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, और क्या है जी, फीकल मटेरियल को जोड़ देता है। और चौथे नंबर पे एम्फोटेरिक है, एसिड एनवायरनमेंट हो जाए या एल्कली वाला एनवायरनमेंट होता है, इट कैन डील विद बोथ ऑफ देम। ठीक है जी, यहाँ तक आपको ओके हो गया। ये जनरल सा ओवरव्यू था और म्यूकस की इंपॉर्टेंस भी देख ली हमने, और कैसे बनता है एक सिक्रीशन जो सिक्रीट होना है, वो उसके बनने के स्टेप्स भी देख ले। ठीक हो गया। तो अब हम वेरी इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करने लगे हैं, उसका नाम है सलाइवा, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। अच्छा जी, सलाइवा आपको पता है आपके जो ओरल कैविटी के अंदर जो मटेरियल मौजूद है, उसको सलाइवा कहते हैं। ठीक है, ये तकरीबन एक दिन के अंदर आप जनाबे वाला 800 से लेकर 1500 तक मिलीलीटर में सलाइवा पर डे जो है वो सिक्रीट करते हैं। एवरेज 100 यानी 1 लीटर सलाइवा आप दिन में बना लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है सीरस और एक होता है म्यूकस कंटेंट। ठीक है, सीरस का मतलब क्या है, वो कंटेंट जिसके अंदर सारे एंजाइम ही एंजाइम होंगे। ठीक है, तो एंजाइमेटिक सिक्रीशन को सीरस सिक्रीशन कहते हैं। ठीक है, एंजाइम का होना। और म्यूकस का आपको पता है जी, म्यूकस लुब्रिकेशन प्रोटेक्शन देता है। अच्छा, अब मुख्तलिफ ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं, उनको सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, अब वो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं जी, सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। अब उनमें से एक का नाम है जी पैरोटिड। पैरोटिड जो है वो प्योरली सीरस सिक्रीशन यानी ये एंजाइम रिलीज करवाएगा, प्योरली सीरस सिक्रीशन जो है वो रिलीज करवाता है। ठीक है जी। और आपका जो सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड है, दोनों वाले सब जो दोनों साहब है ना जी, ये रिलीज करवाते हैं दोनों सिक्रीशन, म्यूकस भी, सीरस भी प्लस म्यूकस सिक्रीशन भी जो है वो रिलीज करवाते हैं। और आपका जो बक्कल ग्लैंड है ना, याद रखिएगा, ये सिर्फ म्यूकस सिक्रीशन करवाता है। बक्कल कैविटी के अंदर बक्कल ग्लैंड जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ म्यूकस सिक्रीशन करवाते हैं, यानी वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड ग्लाइकोप्रोटीन वाली सिक्रीशन। अच्छा जी, अब ज़रा देखते हैं म्यूकस और सीरस सिक्रीशन के अलावा आयंस की सिक्रीशन भी होती हैं। ठीक है, आयनिक सिक्रीशन भी होती हैं। अब उसको ज़रा देख लेते हैं कि आयंस की सिक्रीशन कैसे होती है। सिक्रीशन ऑफ आयंस की अगर हम बात करें तो इट इज़ टू सेल स्टेज, सिक्रीशन ऑफ आयंस इज अ टू स्टेज प्रोसेस है, दो स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होती है, प्राइमरी स्टेज जिसे कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर प्राइमरी सिक्रीशन होती है। ठीक है, और जो ये इसके अंदर ग्लैंड इन्वॉल्व होते हैं ना, सेल्स, वो यूजली एसिनस होते हैं। आपने हिस्टोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा मुख्तलिफ टाइप्स के ग्लैंड्स, तो इसमें एक ग्लैंड होता है जिसका नाम, जिसकी टाइप है एसिनस ग्लैंड। ठीक है, और ये मेनली कौन सी सिक्रीशन करते हैं, प्राइमरी सिक्रीशन मैं आपको बता देता हूँ अभी। अच्छा, दूसरे नंबर पे है सेकेंडरी सिक्रीशन। प्राइमरी सिक्रीशन में जो जो चीज़ें रिलीज होती है ना, उनका एक तो हो गया एंजाइम टियालिन, पी पटियालन नहीं, इसको कहना टियालिन कहना, पी साइलेंट है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। और म्यूकस होती है। और इसके अलावा क्या होता है जी, इसके अलावा फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक हो जी, ये हो गई जी कंसिस्टेंसी ऑफ प्राइमरी सिक्रीशन। अब जो सेकंड स्टेज है उसके अंदर फिर फर्दर दो स्टेजेस हैं। ठीक है, सेकंड स्टेज देख लें। पहले स्टेज में क्या क्या रिलीज हुआ, प्राइमरी सिक्रीशन रिलीज हुई। ठीक है, सेकंड स्टेज का नाम है जी ट्यूबुलर कहते हैं, यानी इसके अंदर पहले सिर्फ एसिनस जो बना हुआ था ना। अब मैं आपको थोड़ा सा ड्रा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक ट्यूब है, ट्यूब के ऊपर ना ये एसिनस बने हुए हैं मुख्तलिफ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बुक में बनी हुई है, ये जनाबे वाला एसिनस एक था, फिर ये ट्यूब में ड्रेन कर रहा है, ये एसिनस है। मैं गलत में तो बनाई जा रहा हूँ। अच्छा जी, ये एसिनस हो गया ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन क्या है जी, डक्ट, और ये भी डक्ट है, बड़ी बड़ी डक्ट। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी सिक्रीशन है वो यहाँ रिलीज हुई है। अब जो दूसरे वाली सिक्रीशन है ना, वो डक्ट के अंदर, जो सेकंड स्टेज मैंने बताया, टू स्टेज ऑपरेशन, जो सेकंड स्टेज है, ठीक है, उसके अंदर ट्यूब्स यानी ये डक्ट्स इन्वॉल्व हैं, ये वाली डक्ट यहाँ से प्राइमरी सिक्रीशन बनेगी और बन के कहाँ आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी, डक्ट के अंदर आ जाएगी यहीं से। ठीक है, और फिर इस डक्ट से बड़े वाली डक्ट के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो तमाम एसिनाई किस में ड्रेन कर रहे हैं,
डक्ट के अंदर ड्रेन करी जा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब प्राइमरी स्टेज का आपको पता चल गया। सेकेंडरी स्टेज देखते हैं जो कि डक्ट में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जैसे ही प्राइमरी सिक्रीशन डक्ट के अंदर आती है ना, तो इसमें दो काम होते हैं। ठीक है, दो काम होते हैं। टू सेल स्टेज के सेकंड स्टेज में भी दो काम होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहली स्टेज के अंदर दो आयंस से कुछ होता है। ये देखें जी, ट्यूब बनी हुई है, इसमें वो सिक्रीशन आ गई। सबसे पहले इसमें क्या होगा, सोडियम जो है एक्टिवली इसमें से अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। जो भी इसके अंदर सिक्रीशन आई है ना, ठीक है, उसमें से सोडियम अब्जॉर्ब कर लेगी ट्यूब। ठीक है, जब सोडियम ट्यूब अब्जॉर्ब कर लेगी, सोडियम अब्जॉर्प्शन होगी। तो अब बताएं मुझे ज़रा, जो अंदर प्राइमरी सिक्रीशन है उसके अंदर सोडियम की वैल्यू, सोडियम का लेवल कम हो जाएगा ना। ठीक है, और क्या होता है, इसके अंदर जो पोटाशियम पड़ा हुआ था ना, पोटाशियम को यहाँ भी पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन पोटाशियम को यहाँ से यहाँ सिक्रेट अंदर डाल दिया जाता है सिक्रीशन में। सोडियम को निकाल लिया गया और पोटाशियम को डाल दिया गया। तो इससे क्या होगा, जनाबे वाला, इससे ये होगा कि जो आपकी जो ये बनी हुई है, जो प्राइमरी सिक्रीशन रिलीज हुई थी, उसमें सोडियम का लेवल कम हो जाएगा और इसमें पोटाशियम का लेवल बढ़ जाएगा। ये दो एंजाइम तो जनाबे वाला इस तरह से बढ़ गए, और एक कम हो गया और एक बढ़ गया। अब इन दोनों एंजाइम की वजह से क्या होगा, सोडियम की एक्सेसिव अब्जॉर्प्शन होती है और पोटाशियम की इतनी ज़्यादा सिक्रीशन नहीं होती। यानी यूँ कह लें कि अगर एक पोटाशियम दे रहे हैं ना वो कंटेंट को, तो बदले में 5 सोडियम निकाली जा रहे हैं। तो नेट लॉस तो आ रहा है ना 4 का। ये मैंने एग्जांपल के लिए बताया आपको, -4 डिग्री का वो आ रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। तो इसकी वजह से ज़्यादा सोडियम अब्जॉर्ब करने की वजह से, यानी पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा ले जा रहे हैं हमसे और अंदर पॉजिटिव चार्जेस कम सिक्रेट कर रहे हैं उस प्राइमरी सिक्रीशन के अंदर। तो प्राइमरी सिक्रीशन के अंदर ओवरऑल नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है। कितनी नेगेटिविटी? -70 मिली वोल्ट की नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है। तो अंदर जो है पैसिव, अंदर क्या होगी, नेगेटिविटी डेवलप होगी। ये आपने याद रखना है। जब अंदर नेगेटिव इन्वायरमेंट हो जाएगा ना, तो आपको पता है नेगेटिव इन्वायरमेंट में से नेगेटिव चीज़ें निकल के बाहर जाना शुरू हो जाएंगी। तो अब क्लोराइड आयन भी निकल जाएगा। ठीक है, तो क्लोराइड, सोडियम को निकाला गया एक्टिवली, ठीक है, और थोड़े से पोटाशियम दे दिए गए, यानी हमें एक दिलासा देने के लिए, जी हाँ जी हमने आपको कुछ दिया भी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं दिया। जैसे हमारे जनाबे वाला हुक्मरान ज़्यादा खा के हमें थोड़ा सा वो दे देते हैं। बहरहाल इट्स अनदर टॉपिक। अच्छा जी, ये वाली बात समझ आ गई, सोडियम और पोटाशियम की बात समझ आ गई। अंदर नेगेटिविटी डेवलप होगी। जब अंदर नेगेटिविटी डेवलप होगी तो अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी है और बाहर नेगेटिविटी कम है, तो अंदर से नेगेटिव चीज़ें, यानी उस प्राइमरी सिक्रीशन में से क्लोराइड आयन जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्लोराइड। अब अभी तक 3 आयन्स की बात कर गए हैं। सोडियम को उन्होंने एक्टिवली निकाला था, बदले में पोटाशियम को थोड़ा सा दिया था। तो ज़्यादा सोडियम निकालने की वजह से अंदर नेगेटिविटी डेवलप हो गई है। जब अंदर नेगेटिविटी डेवलप हुई है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जनाबे वाला आपका जो अंदर नेगेटिविटी डेवलप होने की वजह से क्लोराइड जो है वो बाहर पैसिवली जाएगा, इसको एक्टिवली नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी है। तो ये चाहेगा कि जी मैं यहाँ से निकलूँ, यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, यहाँ ऑलरेडी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी मौजूद है। ठीक है जी, ये सिक्रीशन ऑफ आयंस की बात हमने कर ली सलाइवा के अंदर। ठीक है, समझ आ गई इस बात की। पहली स्टेज अभी तक डिस्कस की है हमने, जो सेकंड स्टेज का पहला पॉइंट अभी तक डिस्कस किया है। ये दोनों आयंस की बात अपने जहन में रखें। सोडियम को एक्टिवली अब्जॉर्ब किया गया, पोटाशियम को एक्टिवली सिक्रेट किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आ जाते हैं हम म्यूकस, सॉरी सेकंड स्टेज के ऊपर आ जाते हैं, सेकंड वाले पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। सेकंड वाले पॉइंट में अब क्या हुआ, जब अंदर नेगेटिविटी डेवलप हुई हुई है, तो उसके अंदर मजीद जो है वो बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन करवा दी जाती है। ठीक है, बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन करवा दी जाती है। ये वाली बात याद रखें। अब आप कहेंगे जी अंदर तो ऑलरेडी ही नेगेटिविटी है। तो अब देखें, ये जो ट्यूब है ना, डक्ट है, ये बड़ी चालाक है। वो क्या करती है, उसने अब क्लोराइड भी जाने दिया बाहर, लेकिन उसने कहा कि जी तुम क्लोराइड बाहर जो डाल रहे हो, यानी नेगेटिव चार्ज बाहर डाल रहे हो, तो इसके बदले में आपको हम बाइकार्बोनेट दे रहे हैं। ठीक है, इसको बाहर निकाल के बदले में हमें बाइकार्बोनेट, कहते हैं नेगेटिव निकाल रहे हो तो नेगेटिव ले भी लो। तो बाइकार्बोनेट जो है अंदर प्राइमरी सिक्रीशन के अंदर आ जाता है।
तो अब अगर देखा जाए तो प्राइमरी सिक्रीशन जो थी उसके अंदर क्या क्या जो अंदर कंपोजिशन हो गया वो क्या हो गई है, सोडियम को निकाल लिया गया, सोडियम के निकालने की वजह से सोडियम का कंटेंट लो हो गया, पोटाशियम को थोड़ा सा डाला है तो पोटाशियम थोड़ा सा राइज हो गया, ठीक है, क्लोराइड को निकाला है तो क्लोराइड भी लो हो गया, और बाइकार्बोनेट को डाला है तो प्राइमरी सिक्रीशन के अंदर बाइकार्बोनेट भी थोड़ा सा राइज कर गया है। ठीक है जी, ये हालात पैदा हो गए टू स्टेज ऑपरेशन के नतीजे में। हाँ जी, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन, अभी तक जो पढ़ा है कुछ समझ आया है, कोई मसला है तो बताएं जल्दी से, मैं वो रिपीट करूं। कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब ये वाली बात याद रखें, इसी को मैं मजीद थोड़ा एक्सप्लेन करने लगा हूं। सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड और ये तीनों आयंस की कंसंट्रेशन कितनी कितनी होती है। अच्छा जी, अब अगर सोडियम एंड क्लोराइड की बात करें ना, दोनों की ज़्यादा लिख देता हूँ, सोडियम एंड क्लोराइड, तो ये कितना होता है सोडियम एंड क्लोराइड, तकरीबन इट इज 15 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है, 15 मिली इक्विवेलेंट होता है पर लीटर। अच्छा, और जो प्लाज्मा में होता है ना, प्लाज्मा के साथ अगर इसको कंपेयर करें ना, तो ये तकरीबन 1/7 टू 1/10, यानी कि एक में एक बटा 7, यानी कि बहुत कम, ठीक है, बहुत कम होता है सलाइवा के अंदर। क्यों कम होता है सोडियम क्लोराइड, आपको अभी बता चुका कि वो सिक्रीट हो गया, वो जो है सॉरी अब्जॉर्ब करवा लिया गया, दोनों निकाल लिए गए, ठीक है, एक्टिवली अब्जॉर्ब करवाया सोडियम को और क्लोराइड को पैसिवली अब्जॉर्ब करवाया इन एक्सचेंज फॉर बाइकार्बोनेट आयन। तो ये इसकी सलाइवा के अंदर कंपोजिशन होती है। अच्छा जी, और दूसरी अगर हम बात करें पोटाशियम की, तो पोटाशियम इज 30 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है, और ये कितना होता है तकरीबन 7 टाइम्स, आपको पता है ना कि इसको अंदर सिक्रेट किया गया है, तो ये तकरीबन 7 टाइम्स ज़्यादा होता है देन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा की निस्बत, प्लाज्मा कौन से वाला, ब्लड का प्लाज्मा, ठीक है। अब बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन देखी जाए तो बाइकार्बोनेट की जो कंसंट्रेशन बनती है वो तकरीबन 50 टू 70 मिली इक्विवेलेंट बनती है, 50 टू 70 मिली इक्विवेलेंट बनती है, ठीक है। और ये 2 से 3 टाइम्स प्लाज्मा की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है। अब ये कब हो रहा है, ये हो रहा है जनाबे वाला जब नॉर्मली सिक्रीशन हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सिक्रीशन नहीं हो रही, ये नॉर्मल सिक्रीशन के हालात हैं, नॉर्मल सिक्रीशन में ये कंपोजिशन होती है, ठीक है, नॉर्मल में। अब अगर हम ज़रा बात करें कि मैक्सिमल सिक्रीशन यानी बहुत ज़्यादा सिक्रीशन अगर प्रोड्यूस करने लग जाए ग्लैंड, ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड जब बहुत ज़्यादा सिक्रीशन प्रोड्यूस करने लगेंगे ना, तो उस वक्त क्या होगा, वो तकरीबन 20 फोल्ड तक बढ़ा सकते हैं। 20 फोल्ड का मतलब क्या, 20 टाइम्स, 20 गुना ज़्यादा जो है वो सिक्रीशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो उससे क्या होगा, NaCl की कंपोजिशन कितनी रह जाएगी, NaCl की, अब पहले थी 1/7 या 1/10 तो अब ये बढ़ के हाफ हो गई है, 1/2, 1/2 ज़्यादा है या 1/7 या 1/10, तो इन तीनों में से 1/2 ज़्यादा है, ठीक है, तो ये 1/2 टाइम्स हो जाती है, या और भी ज़्यादा बढ़ जाए तो 2 टाइम्स हो जाती है, ठीक है जी, 2 टाइम्स देन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, 2 टाइम्स मीन देन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा की कंसंट्रेशन से 2 गुना ज़्यादा कंसंट्रेशन सोडियम और क्लोराइड की इसके अंदर हो जाएगी जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सिक्रीशन हो रही है, एक्सेसिव सलाइवेशन हो रही है, सलाइवा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। और पोटाशियम को अगर देखा जाए तो पोटाशियम की कंसंट्रेशन रिलेटिवली कम हो जाती है, ठीक है, वो 4 टाइम्स हो जाती है। पहले कितनी थी, पहले थी तकरीबन 7 टाइम्स, तो अब ये 4 टाइम्स, ये तो रिलेटिवली कम हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा फंक्शन कर रहा है सलाइवरी ग्लैंड, तो उसके ज़्यादा फंक्शन की करने की वजह से ये जो है आयंस जो है वो प्रॉपरली जो है वो सिक्रीट नहीं होंगे बल्कि ज़्यादा सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, अब फंक्शन क्या है सलाइवा का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सलाइवा के फंक्शन को अगर देखा जाए तो इसके काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है आपका सलाइवा क्या करता है, ठीक है, सलाइवा जो है आपके क्या करता है, मुंह के अंदर क्या करता है, एक वो एनवायरनमेंट पैदा किए रखता है, उसको क्या कह सकते हैं, मॉइस्ट एनवायरनमेंट पैदा किए रह सकता है सॉरी। अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा।
सलाइवा क्या करता है, वॉश कर देता है, ठीक है। तो इसका किसको वॉश कर देता है, पैथोजन को वॉश आउट कर देता है। आपकी जो आपको पता है ना, डायरेक्टली अगर कुछ ले रहे हैं, चीज़ें खा पी रहे हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैथोजन हो सकते हैं। तो सलाइवा के अंदर कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो कि उसको मारते हैं, लेकिन सबसे पहले सलाइवा ज़्यादा क्वांटिटी में होने की वजह से आपने नोट किया होगा वो वॉश आउट कर देता है, ठीक है। बाद औक़ात आपको नोज़िया वगैरह हो जाए या कोई ऐसी चीज़ खा लें, ठीक है, कोई चीज़ ऐसी मौजूद हो तो उससे उससे सलाइवेशन बढ़ जाती है। सलाइवेशन क्यों बढ़ जाती है, ताकि उसको फ्लश आउट कह लें या वॉश आउट कह लें, वो पैथोजन वगैरह है या जो भी मटेरियल जो कि आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, आप उसको नहीं खाना चाहते, तो उसको फ्लश आउट करवा दिया जाता है, वॉश आउट कर दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा काम क्या है, इसके अंदर दो आयन्स होते हैं, सॉरी एक आयन होता है थायोसायानेट आयन, ठीक है, प्लस प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो थायोसायानेट आयन है ना, ये क्या करता है, किल कर देता है पैथोजन को, किल द पैथोजन। और ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम क्या करता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम थायोसायानेट आयन को हेल्प करता है कि वो उन एरियाज में जा सके जहाँ पे बैक्टीरिया या पैथोजन वगैरह मौजूद हैं, ठीक है। तो ये वहाँ उसको ले जाने में हेल्प करेगा। दूसरा आपको पता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम डाइजेशन करवा देता है, ठीक है, डाइजेशन भी करवा देता है। कैसे जनाब वाला, आपको पता है ये एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, एंजाइम क्या करेगा, डाइजेस्ट करवा देगा। दूसरा क्या करेगा, ये बैक्टीरिया को भी अटैक कर सकता है, अटैक बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया को भी अटैक कर सकता है। ठीक हो गया जी, ये था अब तक सलाइवा के बारे में। तो अब सलाइवा को देख लेते हैं, इसकी सिक्रीशन, नर्वस रेगुलेशन वगैरह देख लेते हैं। सलाइवा की अगर सिक्रीशन की बात की जाए तो सलाइवा की जो सिक्रीशन है ना, वो भी दो तरह से आपको बताया कंट्रोल हो रही होती है। एक है जी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिग्नल, पैरासिम्पथेटिक तरीके से, और दूसरी क्या है, लोकल एंड न्यूरल कंट्रोल। अब जो पैरासिम्पथेटिक है ना, उसको ज़रा देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, एक पिक्चर है वो मैं दिखाना चाहूँगा। हाँ जी, ये गाइटन के अंदर, हाँ जी, ये वाली डायग्राम आपको नजर आ रही है। अगर आप लोग ये डायग्राम देख पा रहे हैं तो इसमें ज़रा गौर करें। ये है जी आपका जो ब्रेन का पार्ट है, पोन्स मेडुला। पोन्स मेडुला के जंक्शन पे एक न्यूक्लियाई पड़ा हुआ है, दो न्यूक्लियाई हैं, उसका नाम है जी सलाइवेटरी न्यूक्लियाई, ठीक है, सलाइवेटरी न्यूक्लियाई। एक है सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियाई और दूसरा कौन सा है, इन्फीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियाई, ठीक है, उनकी पोजीशन की वजह से। दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन, किसके जंक्शन पे, पोन्स एंड मेडुला के जंक्शन के ऊपर पड़े हुए होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये क्या करते हैं, अब ये ना कनेक्ट कर रहे हैं सलाइवेटरी ग्लैंड्स से, ठीक है, सलाइवेटरी ग्लैंड्स, ये देखें। अब ये ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व है और फेशियल नर्व, यानी क्रेनियल नर्व 7 और क्रेनियल नर्व 9। अच्छा जी, अब ये क्या कर रहे हैं, ये कनेक्ट कर रहे हैं, ये टंग के ऊपर कुछ ग्लैंड, बकर ग्लैंड वगैरह हैं, और ये आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और ये पैरोटिड ग्लैंड है। अब इसके साथ ये कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये स्टिमुलेशन भेजेगा कि जी एक्टिवेट करवाओ, ठीक है। तो पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन जब आएगी ना इनके ज़रिए, तो ये जनाब वाला यहाँ पे इसको एक्टिवेट करवा देगी और सलाइवेशन का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा। अब इसको स्टिमुलस कैसे जाएगा कि जी मैंने सलाइवेशन करवानी है, ये देखें, ये आपकी टंग है, इसके ऊपर ये टेस्ट स्टिमुलाई यहाँ से लेगा और ये लेके जाएगा किसके पास, कार्डा टेम्पनाई, ठीक है। तो कार्डा टेम्पनाई इज द ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व जो कि टेस्ट को स्मेल करती है, ठीक है। अब टेस्ट आपने देखा होगा बाज़ वक़्त, जब आप अभी तक स्मेल कर रहे होते हैं ना, तो आपका सलाइवा पहले सिक्रीट हो गया होता है, तो वो अगर वो उससे आप मतलब थोड़ा टेस्ट करेंगे तो टेस्ट स्टिमुलाई भी इसी तरह जाएगा। सलाइवा स्मेल करने पे या देखने पे वो सिफेलिक फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है, वो आगे इंशाल्लाह पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब कहने का मकसद ये है कि जैसे ही आप ज़ुबान पे कोई अपना डिलीशियस
बर्गर वगैरह खाना शुरू करेंगे, जो भी आप लाइक करते हैं। अच्छा जी, वो क्या करेगा, यहाँ से टेस्ट रिसेप्टर्स लेके जाएंगे, टेस्ट रिसेप्टर्स सेंस करेंगे और मैसेज आएगा सीधा इस ग्लैंड के पास। ये देखें, ये मैसेज चला गया। अब उससे मैसेज आएगा ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व के जरिए और कार्डा टिम्पैनी ब्रांच के जरिए। तो ये जनाब वाला मैसेज चला जाएगा सलाइवेटरी ग्लैंड्स के पास, ठीक है। और पैरोटिड ग्लैंड के पास ग्लोसोफ्रेंजियल का पार्ट आएगा और ये क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा सिक्रीशन किसकी, सलाइवा की सिक्रीशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है बच्चों, हाँ जी, ये था अभी तक सलाइवा के हवाले से। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो आप लोग ब्रेक लेना चाहते हैं 5-10 मिनट की? बच्चों ब्रेक चाहिए आप लोगों को? 5 मिनट बाद दोबारा कनेक्ट करते हैं। मैं भी जरा पानी शानी पी लूँ। ठीक है, ओके।